So in today's class, we are going to discuss about the foreign exchange dealing room operations and how a bank controls forex trading, risk and settlement. तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम होता है उसके जो ऑपरेशंस के बारे में हम जानेंगे, कैसे कि वो जो है अपने जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है, रिस्क को कंट्रोल करता है और सेटलमेंट करता है फंड्स की, है ना. So let us first discuss that what happens inside a forex dealing room. तो एक जो फॉरेक्स डीलिंग रूम होता है किसी भी बैंक का, तो उसके अंदर होता क्या है. सो ए बैंक में हैंडल मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन एवरी डे, बट हु डिसाइड्स. एक जो बैंक है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजेक्शन है उसको डेली हैंडल करता है, बट जब ये सब चीज़ें वो हैंडल करता है तो उसमें ये सारे डिसीजन कौन लेता है कि व्हाट टू बाई, कौन सी करेंसी बाई करनी है, कौन सी सेल करनी है, व्हाट टू सेल, हाउ मच रिस्क टू टेक. तो जब हम ये बाई और सेलिंग कर रहे हैं तो इसमें हर ट्रांजेक्शन में रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो वो कितना रिस्क हम ले सकते हैं. हु चेक्स द डीलर, जो डीलिंग करते हैं, जो फॉरेक्स डीलिंग करते हैं, तो उनको चेक कौन करता है. ठीक है. देन हु सेटल्स द ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन वगैरह सेटलमेंट कौन करता है. ठीक है. तो ये सब जानने के लिए लेट्स एंटर द फॉरेक्स डीलिंग रूम. सो ए फॉरेक्स डीलिंग रूम इट डज मच मोर देन ट्रेडिंग, है ना. एक कॉमन वो है कि सिर्फ ये ट्रेडिंग ही करते हैं फॉरेक्स डीलिंग रूम वाले, बट ऐसा नहीं है. इट हेल्प्स द बैंक इन बाइंग एंड सेलिंग द फॉरेन करेंसी. ठीक है. फॉरेन करेंसी को जो ख़रीदो फरोख्त करनी है उसमें जो है ये हेल्प करता है. इट ऑल्सो मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ना, किस टाइप की वो डील करना चाहता है, कितनी देर बाद करना चाहता है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स वो मीट करने में हेल्प करता है. देन इट मैनेजेस द फॉरेक्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. हमारी जो लेनदारियाँ हैं, देनदारियाँ हैं जो फॉरेक्स की, तो उसको भी जो है डीलिंग रूम मैनेज करता है. इट मैनेजेस द नोस्ट्रो अकाउंट्स. सो ये नोस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं. ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो अगर किसी फॉरेन कंट्री में हमारा सपोज़ करो जो है यूके में हमारी किसी जो हमारा बैंक है उसकी ब्रांच नहीं है, तो हम क्या करते हैं यूके का जो कोई मेजर बैंक है उसके साथ डील कर लेते हैं. तो वहाँ हम जो है वो बेसिकली वो यूके का जो बैंक है वो हमें ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ प्रोवाइड करता है. ठीक है. सो एक करस्पॉन्डेंट बैंक बनता है वो हमारा. तो ये इसको हम इस टाइप के अकाउंट्स को कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट, जो फॉरेन करेंसी में खुलते हैं, बट हमारी बैंक का अकाउंट होता है विद द अदर कंट्री बैंक. ठीक है. इट बेसिकली फॉरेक्स मतलब जो है एक अकाउंट होता है हमारा. ठीक है. सो उसका जो जितना भी जो फंड्स वगैरह हैं वो मैनेज करता है, कौन करता है, फॉरेक्स डीलिंग रूम. देन इट मैनेजेस फॉरेन करेंसी फंडिंग. ठीक है. जो फंडिंग वगैरह है ना फॉरेन करेंसी की जो भी हैं, ठीक है, जो फंड्स वगैरह ये हैं, इनको भी मैनेज जो है हमारा डीलिंग रूम ही करता है. देन इट अंडरटेक्स प्रॉप्राइटरी ट्रेडिंग. अब प्रॉप्राइटरी ट्रेडिंग क्या होती है कि जब कोई फर्म या इंस्टीट्यूट जो है वो अपने खुद के पैसे से ट्रेडिंग करता है ना, नॉट फ्रॉम अदर्स मनी. अपना जो खुद का प्रॉफिट है या खुद का जो मनी है, कैपिटल है, उसके ऊपर जब ट्रेडिंग करता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉप्राइटरी ट्रेडिंग. तो बैंक में भी ये कौन करता है, ये करता है हमारा फॉरेक्स डीलिंग रूम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डज ए बैंक नीड ए डीलिंग रूम. तो बैंक को जो है डीलिंग रूम चाहिए क्यों होता है. ठीक है. तो डीलिंग रूम के फंक्शन तो आपने कुछ हद तक आपने जो है प्रीवियस स्लाइड में हमने देखे कि ये ट्रेडिंग के अलावा बहुत कुछ करता है, लेकिन वाई एग्जैक्टली वी नीड इट. हाँ, इसकी ज़रूरत क्या है. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ एक एक्सपोर्टर है, इट ही रिसीव्स ए $5 million जो है US डॉलर्स, और सिमिलरली एक इम्पोर्टर है, उसकी रिक्वायरमेंट है $3 million, उसको $3 million US डॉलर चाहिए. ठीक है. नाउ बैंक हैज़ टू डिसाइड दैट हाउ मच करेंसी डज इट नीड. अब बैंक की जो है कितनी बैंक के पास करेंसी होनी चाहिए कि इस टाइप के ऑपरेशन को वो इस टाइप के जो एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर्स को वो हेल्प आउट कर पाए, है ना. सो और इस करेंसी को उसने मतलब ऑब्टेन कहाँ से करना है, फ्रॉम वेयर इट विल गेट दिस करेंसी एंड एट व्हाट रेट, किस रेट पे मिलेगी उसको, है ना.
और उसके साथ ही जब आप कहीं से बोरिंग करते हो तो रिस्क भी उसके साथ इन्वॉल्व है। तो व्हाट रिस्क विल रिमेन आफ्टर द ट्रांजेक्शन, तो उसके बाद किस टाइप का रिस्क है, उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। सो ऑल दैट, ड्यू टू ऑल दिस रीजंस वी नीड ए डीलिंग रूम। ये सारे डिसीजन जो हैं ये डीलिंग रूम लेता है कि कितनी करेंसी चाहिए और कहाँ से करेंसी आएगी, रेट क्या होगा, रिस्क इन्वॉल्व क्या है उसमें, ठीक है। सो यहीं पे हमारी जो है डीलिंग रूम जो है काम आता है। सो अब डीलिंग रूम को समझते हैं। डीलिंग रूम बेसिकली, डीलिंग रूम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सो बेसिकली जो कस्टमर हैं दे डील विद द फॉरेक्स डीलिंग रूम, ठीक है। तो वो तो डीलिंग रूम के साथ आप जो है दे आर डीलिंग विद देम ओनली, है ना। सो बट इंटरनली जो फॉरेक्स डीलिंग रूम है इट इज़ फर्दर बाइफर्केटेड इनटू 3 ब्रांचेस, या आप कह सकते हो कि इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें से जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है दैट इट मेनली इज़ इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एंड डीलिंग। तो वो ट्रेडिंग एंड डीलिंग का ही काम करता है वो जो फर्स्ट पार्ट है। जो देन मिड पार्ट है जो जिसको मिड ऑफिस भी कहते हैं, वो दैट टेक्स द, जो वो रिस्क कंट्रोल का काम करता है। वो रिस्क अपना मेज़र करता है और उसको कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, इवन रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो रिस्क वाला पार्ट जो है दैट इज़ मिड ऑफिस। ये फर्स्ट वाला जो ट्रेडिंग एंड डीलिंग वाज फ्रंट ऑफिस। तो ऑब्वियसली है जो अगर किसी के साथ डील कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो फ्रंट फेसिंग, तो फ्रंट ऑफिस बोलते हैं हम उसको, है ना। तो रिस्क कंट्रोल मिड ऑफिस हो गया। देन दो जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ सेटलमेंट एंड अकाउंटिंग जहाँ होती है ना, जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है, दैट इज़ द बैक ऑफिस पार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे, इनके आगे फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ये फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस क्या क्या काम करते हैं ना। सो फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में भी टेस्ट किया जाता है इसको कि कौन सा फंक्शन किस ऑफिस का है, डीलिंग रूम के कौन से फ्रंट ऑफिस है, मिड ऑफिस है या बैक ऑफिस है। तो इसको अगर याद करने के लिए हम एक छोटा सा मैंने ये बनाया है आपका कि फ्रंट इज़ डील, मिड इज़ कंट्रोल एंड बैक इज़ सेटल। तो आप इससे इसको, इनके फंक्शंस को याद रख सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, कंप्लायंस इज़ नॉन नेगोशिएबल। अब कंप्लायंस जो है तो ये रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड है, और कौन जो है कंप्लायंस के लिए रेगुलेट कौन करती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी हैं। सो इसको हम डिस्कस करते हैं। द डीलिंग रूम हैज़ टू ऑपरेट विद इन आरबीआई गाइडलाइंस, है ना। तो आरबीआई जो है इनको जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन फिडाई है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना। तो इनके भी जो है ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। तो ये भी अपना जो है इसके भी कुछ गाइडलाइंस सेट की हुई हैं, ठीक है। देन बैंक की इंटरनल गाइडलाइंस हैं, ठीक है। बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली बैंक अपने इंटरनल गाइडलाइंस सेट करता है, ठीक है। सो दिस ऑल दिस 3 रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं हमारे पास जो ये डिसाइड करती हैं कि जो है डीलिंग रूम में क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, ठीक है। सो फॉरेक्स डीलिंग इज़ नॉट सिंपली अबाउट मेकिंग प्रॉफिट, है ना। तो ये सिर्फ ओनली प्रॉफिट वेंचर नहीं है, ऑल्दो प्रॉफिट मोटिव है उसका, बट इसके अलावा हमें क्या क्या है इसमें, वी हैव टू मैनेज द रिस्क, वी हैव टू फॉलो द रेगुलेशन एंड इंटरनल कंट्रोल्स एंड गाइडलाइंस। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, नाउ हु कंट्रोल्स द डीलिंग रूम। अब डीलिंग रूम जो है इसको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। तो बेसिकली बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो फ्रेम करते हैं पॉलिसी, ठीक है। तो डीलिंग रूम को अगर मतलब अच्छे तरीके से चलाना है तो उसके लिए जो एक पॉलिसी फ्रेम की जाती है वो कौन करता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो उस पॉलिसी में इट फिक्सेस ऑल द सूटेबल लिमिट्स, जो ट्रेडिंग वगैरह के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, ऑल टाइप ऑफ जो मनी एलोकेशन है, ठीक है। तो उसको जो है सभी के लिमिट्स रखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ लिमिट जाओ, है ना। सो यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग दिस, इट विल पुट द बैंक इन रिस्क। तो उसके लिए जो है पॉलिसी के अंदर सब तरह की जो है लिमिट्स वगैरह दी जाती हैं कि कितनी लिमिट हम टॉलरेट कर सकते हैं, एंड डीलिंग रूम हैज़ टू ऑपरेट विद इन दोज लिमिट्स। तो इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ वाई सो मैनी कंट्रोल्स। अब इतने कंट्रोल्स है क्यों हैं, कंप्लायंस की बात हो गई, उसके बाद जो है हमने देखा कि पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है सब चीज़ों को
फिर 3 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो ये ऐसा क्यों है, इतना ज़्यादा कंट्रोल्स के ऊपर जोर क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है बिकॉज फॉरेक्स मार्केट्स जो हैं दे आर वेरी कम्प्लेक्स, है ना, बहुत कम्प्लेक्स हैं। तो देन दे आर वॉलेटाइल मतलब दे चेंज सडनली, वॉलेटाइल होते हैं जो सडनली चेंज होती है ना, किस डायरेक्शन में मूव करेंगी पता नहीं है हमें। दे आर हाईली वॉलेटाइल, है ना, ग्लोबल हैं, बहुत बड़े स्केल पर हैं, है ना। सो वी हैव टू पुट इन सम कंट्रोल्स, तो कुछ तरह के हमें कंट्रोल रखने पड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज इट विल गो आउट ऑफ आवर हैंड एंड लीड टू द लॉस फॉर अ बैंक। ठीक है। सो एंड एक्सचेंज रेट्स कैन मूव रैपिडली, वो हम बात कर चुके हैं वॉलेटिलिटी में कि जो ये रेट्स भी हैं बहुत फ्लक्चुएट होते हैं ना। फॉरेक्स मार्केट वॉलेटाइल हैं, वो वॉलेटाइल इसलिए हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट्स जो हैं बहुत सडनली मूव करते हैं ना, बहुत फास्ट मूव करते हैं, विद इन सेकेंड्स जो है रेट चेंज होते हैं। कम्प्लेक्स मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, तो इतनी सारी जो है कम्प्लेक्सिटीज़ के कारण वी हैव टू हैव प्रॉपर कंट्रोल। सो वन लार्ज पोजीशन कैन क्रिएट ए लार्ज लॉस। तो हम अगर इस तरह के कंट्रोल नहीं रखेंगे, इतनी बड़ी वॉलेटाइल और ग्लोबल मार्केट में अपने कुछ चेक्स नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, एक मतलब बड़ी पोजीशन हमने गलती से ले ली तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी लॉस का कारण बन सकती है। सो देयरफॉर डीलिंग प्लस रिस्क कंट्रोल बोथ आर एसेंशियल, तो दोनों ज़रूरी हैं। ठीक है। तो इसके बिना जो है दे आर नॉन नेगोशिएबल, हम इसके बिना जो है काम नहीं कर सकते। अगर इतने सारे कंट्रोल्स नहीं रखेंगे तो विल नॉट बी एबल टू मेंटेन आवर प्रॉफिट्स एंड रन द डीलिंग रूम इफेक्टिवली। सो अब इसमें जो है प्रॉब्लम क्या आ सकती हैं, हम कह रहे हैं कि इतने सारे कंट्रोल्स हम रख रहे हैं, कंप्लाइंस रख रहे हैं, तो वाई ऑल दिस कंट्रोल्स आर टू बी रिक्वायर्ड, क्या गलत हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकती है? तो इसमें हमारे पास ये 4 तरह के मेजर 4 कैटेगरी हैं रिस्क की। उसमें सब जो है आगे और रिस्क हैं, जैसे मार्केट में है हमारे पास एक्सचेंज रिस्क हो सकता है ना, तो देन करेंसी रिस्क होगा, करेंसी रिस्क हो सकता है, देन इंटरेस्ट रेट मूव कर सकता है, ठीक है, एडवर्सली मूव कर जाए, ठीक है, इक्विटी है, ठीक है, ऑल दिस रिस्क इक्विटी रिस्क है ना, तो दिस ऑल कम्स अंडर द मार्केट रिस्क, है ना। तो ये 4 तरह के रिस्क ये हो गए। देन काउंटर पार्टी रिस्क है हमारा, जो क्रेडिट है, जो जिससे हमने कुछ ट्रेड किया है तो वो लास्ट मोमेंट पे जो है ट्रेड को जो है सेटल नहीं करता है, ठीक है। सो या वो सेटल करने की पोजीशन में नहीं होता है, तो देन देयर इज़ सेटलमेंट रिस्क, ठीक है। तो सेटलमेंट रिस्क क्या होता है कि जब हम सेटल करने के लिए गए तो पता चला कि जो है द अदर पार्टी इज़ अनएबल टू सेटल ड्यू टू सम ड्यू टू गोइंग बैंकरप्ट और ड्यू टू इनेबिलिटी टू पेमेंट इन एनी केस, को लिक्विडिटी उसकी जो है लो हो गई है ना, वो उसके पास लिक्विड नहीं है, पैसा नहीं है, वो नहीं सेटल कर पा रहे, ठीक है। सो देन वी हैव फंडिंग रिस्क। फंडिंग में क्या आता है, लिक्विडिटी रिस्क आ गया आपका, कैप रिस्क आ गया, ठीक है। लिक्विडिटी क्या है, अगेन आप पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जब आप सेटलमेंट आपने बाय तो कर लिया लेकिन यू आर अनएबल टू पे, आपके पास उतनी कैश नहीं है, आपकी क्रंच आ गया ना, सो लिक्विडिटी आपकी नहीं रही। देन यू में हैव गैप, एसेट और लाइबिलिटी मिसमैच आ गया आपका, जो एसेट जितना जनरेट करती हैं और उस हिसाब से आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो ये जो गैप रिस्क आ जाता है आपका, ठीक है। सो अदर रिस्क भी हैं इसमें, ऑपरेशनल रिस्क हैं, ठीक है। ऑपरेशंस में क्या है, मैन मशीन एंड प्रोसेस, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई भी रिस्क आ गया, ऑपरेशनल रिस्क। लीगल रिस्क, किसी लीगल एंटेंगल किसी लीगल केस में फंस गए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है आप जो है ट्रेड को आप सेटल नहीं कर पाए, है ना। कंट्री रिस्क है, कोई हाईली अनस्टेबल कंट्री है, ठीक है, तो उसके साथ आपने डीलिंग कर ली है। सोवरेन रिस्क है, ठीक है। सिमिलरली देयर इज सिस्टेमिक रिस्क, सॉरी, इट इज़ सिस्टेमिक रिस्क, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर बड़ा बैंक फेल हुआ, उसके पीछे पीछे जो है उसने पूरे सारे जो है इकोनॉमिक सिस्टम को ही धराशायी कर दिया, उसने आपका फाइनेंशियल सिस्टम को ही आपने धराशायी कर दिया ना, तो सिस्टमिक रिस्क है। इन रिस्क के बारे में हम अगले आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सो दीज आर द रिस्क। इस रिस्क की वजह से हमें जो है इतने सारे कंट्रोल और कंप्लाइंसेस रखने पड़ते हैं। सो इसको आप याद रख सकते हो, मेजर हेड आप याद कर लो, मार्केट में 4 टाइप हैं, देन काउंटर पार्टी 2 टाइप के हैं रिस्क, देन फंडिंग में 2 टाइप के रिस्क हैं, देन अदर्स में हमारे
5 टाइप्स हैं, ठीक है. सो दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस रिस्क. सो हाउ डज़ द बैंक कंट्रोल रिस्क. तो ये बैंक जो है कंट्रोल कैसे करता है. तो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट से हम समझते हैं इसको कि एवरी डीलर गेट्स लिमिट्स. जो भी डीलर डीलिंग के लिए बैठता है, ठीक है, जो भी इसमें कंट्रोल रूम में जो भी होता है, फाइनेंशियल फॉरेक्स डीलिंग रूम में जो भी होता है, तो वो डीलर है, उसके पास अपनी स्पेसिफिक लिमिट्स होती हैं जो पॉलिसी डिसाइड करती है ना, जो बैंक की या इंस्टीट्यूट की जो भी इंस्टीट्यूशन है उसकी पॉलिसी जो है इसको डिसाइड करते हैं. देन डीलर वर्क्स विद इन द लिमिट. तो डीलर को उसी लिमिट्स को फॉलो करना होता है, उससे आउट नहीं जा सकता वो. देन काउंटर पार्टी एक्सपोजर रिमेन्स विद इन लिमिट्स. तो काउंटर पार्टी एक्सपोजर है जो जिस पार्टी को हम जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, तो उसके एक्सपोजर है, हम किसको कितना दे रहे हैं एज़ पर उसका जो है रिस्क, उसके हिसाब से हम देते हैं कि उसका रिस्क उस पार्टी के साथ डील करने में कितना रिस्क है, उसकी रिस्क रेटिंग के हिसाब से हम उसके साथ डील करते हैं ना. सो दैट वे क्या होगा कि हमारी ओवरऑल पोजीशन इट विल रिमेन विद इन द अप्रूव्ड लिमिट्स. तो दिस इज़ हाउ ए बैंक कंट्रोल्स द रिस्क. सो नो अनलिमिटेड ट्रेडिंग, ठीक है, ऐसा नहीं है, खुली छूट नहीं है कि जितना मर्जी आप जैसे मर्जी डील करो. सो एवरीवेयर लिमिट्स आर पुट. सो द डीलर मस्ट नो हिज आर लिमिट्स. तो पहला ही पॉइंट था हमने जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि डीलर को जो है लिमिट्स दी जाती हैं, तो उसमें डीलर को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए. क्या क्या लिमिट्स हैं वो. काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट्स. पार्टी जिसके साथ आप डील कर रहे हो जो काउंटर पार्टी है, तो उसको बेस्ड अपॉन हिज रिस्क ग्रेडिंग, तो उसको हमने कितना एक्सपोजर देना है. देन स्टॉप लॉस लिमिट्स. हमें पता होना चाहिए अगर हम मार्केट में हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो कितना लॉस हम टॉलरेट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली हमें स्टॉप लॉस लिमिट्स जो है एक डीलर को पता होनी चाहिए कि क्या हमारी स्टॉप लॉस लिमिट्स हैं, किस लेवल के बाद हम और ज़्यादा रिस्क जो है नहीं ले सकते, है ना. सो देन कंट्री वाइज एक्सपोजर लिमिट्स. उसको पता होना चाहिए कि किस कंट्री की क्या रेटिंग है, ठीक है, कहाँ कितनी कौन सी कंट्री स्टेबल है अनस्टेबल है. अकॉर्डिंगली जो ही शुड नो कि उसको हमें कितने एक्सपोजर देना है किस कंट्री को, है ना. सो देन देयर इज़ NOPL. तो ये क्या होता है. नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट. तो ओवरनाइट पोजीशन जो हम ओपन रखते हैं, क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है, तो जो ये कितनी होनी चाहिए, बिकॉज ओवरनाइट है यहाँ, तो सेकंड में करेंसी चेंज हो रही है, एंड फुल 24 नहीं तो आप 12 आवर्स मान के चलो, 12 आवर्स आपकी पोजीशन ओपन है, तो मार्केट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. तो ये इसमें भी लिमिट सेट की जाती है कि आप कितनी ओपन पोजीशन रख सकते हो ओवरनाइट, है ना. देन इंडिविजुअल गैप लिमिट. तो ये हर एक जो कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको टाइम बकेट में हम लोग रखते हैं ना. अलग अलग टाइम बकेट्स होती हैं. टाइम बकेट्स लाइक जो एसेट या लायबिलिटी जो है हमें 0 से सपोज 30 डेज़ एक बकेट रहेगी, 30 to 60 डेज़ या 90 डेज़ एक बकेट रहेगी. सो सिमिलरली 1 ईयर इस टाइप के, ठीक है. तो इंडिविजुअल गैप लिमिट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो है बकेट में इंडिविजुअली कितना गैप एसेट और लायबिलिटीज़ में कितना मिसमैच है, ठीक है. और एग्रीगेट में क्या आ जाता है, एग्रीगेट में ओवरऑल पूरा जितनी बकेट्स हमने बनाई हैं सभी का एग्रीगेट में जो है कितना गैप का डिफरेंस है, एसेट और लायबिलिटीज़ में कितना डिफरेंस है, ठीक है. सो दिस इज़ इंडिविजुअल गैप लिमिट एंड एग्रीगेट गैप लिमिट. सो होप यू अंडरस्टैंड के व्हाट आर द डीलर्स लिमिट्स, है ना. तो ये डीलर्स की लिमिट ही हमने इसमें डिस्कस की है, क्या क्या किस टाइप की लिमिट्स जो हैं डीलर को पता होनी चाहिए. ऑल विद इन द लिमिट्स अप्रूव्ड बाय द बैंक्स बोर्ड. तो ये फाइनली लिमिट्स जो है किसके अंडर कौन डिसाइड करता है, बैंक्स बोर्ड, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज़ NOPL. जो हम पीछे बात कर रहे थे, NOPL जो है पता होनी चाहिए डीलर को अपनी. सो ये क्या होता है, इट इज़ नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट, ठीक है. हाउ मच ओपन फॉरेक्स पोजीशन कैन द बैंक कैरी ओवरनाइट. तो ओवरनाइट कितनी पोजीशन जो है ओपन वो कैरी कर सकता है, ठीक है. सो द डीलिंग रूम मस्ट इंश्योर द ओवरऑल पोजीशन रिमेन्स विद इन द अप्रूव्ड लिमिट. तो डीलिंग रूम को ये इंश्योर करना होता है या डीलर को ये इंश्योर करना होता है कि जो है वो ओवरऑल लिमिट के अंदर ही ऑपरेट करे, उससे बाहर ना जाए, ठीक है. सो NOPL इज़ बेसिकली ओवरनाइट फॉरेक्स पोजीशन कंट्रोल. सो व्हाट इफ़ द ट्रेड स्टार्ट्स लूजिंग. अगर ट्रेड में लॉस होने लग जाए,
डीलर बैठा है, उसने एक पोजीशन ले रखी है, ठीक है, तो सडनली वो देखता है कि क्या है, वो मार्केट गिरना शुरू हुई है, ठीक है, उसकी पोजीशन जो है वो लॉस में जा रही है। सो बैंक डजेंट सिंपली कीप वेटिंग, तो बैंक वेट नहीं करता है। सो उसके लिए क्या यूज़ करता है, स्टॉप लॉस लिमिट। तो ये स्टॉप लॉस लिमिट है, ये हर एक जो डीलर होता है ही शुड नो अबाउट दिस कि हमारी स्टॉप लॉस टॉलरेंस कितनी है, तो अकॉर्डिंगली तो ही कैन अप्लाई द स्टॉप लॉस लिमिट। सो इट सेट्स ए प्री डिफाइंड लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल लॉस इफ़ द लॉस रीचेस द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। अगर एक पर्टिकुलर लेवल डिफाइन किया है कि अगर इतने परसेंट से ज़्यादा आप लॉस में जा रहे हो, तो देन यू हैव टू पुट द स्टॉप लॉस। सो इमीडिएटली एक्शन लेना है और स्टॉप लॉस लगाना है आपको, सो दैट आपको फर्दर उससे ज़्यादा, जितना डिसाइडेड लॉस है उससे ज़्यादा लॉस आप जो है ना लो। सो नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द डिफरेंट डीलिंग रूम ऑफिसेज है ना, तो डीलिंग रूम में, फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशंस में जो ऑफिसेज रोल प्ले करते हैं उसमें से जो फर्स्ट है दैट इज़ फ्रंट ऑफिस। तो इसका मेन काम क्या है, डीलिंग। तो ये डीलिंग करता है। सो इट मैनेजेस फंड इन द नॉस्ट्रो अकाउंट्स है ना, तो फंड मैनेजमेंट है, जो हमारे अदर फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट्स हैं इन देयर करेंसी है ना, तो नॉस्ट्रो अकाउंट्स बोलते हैं हम उसको, उसके फंड्स को ये मैनेज करता है। देन फॉरेन एक्सचेंज एडवाइजरी। फॉरेन एक्सचेंज एडवाइजरी क्या है कि जो क्लाइंट्स हैं उनको एडवाइस करता है ये, है ना, एडवाइजरी देता है, एडवाइस करता है, ठीक है, कि कैसे आपको जो है मार्केट में जो है वर्क करना है, आपको किस तरह से जो है आपको डील लेनी है, या आपको जो है इसमें प्रॉफिट कमाना है ना। सो दिस टाइप ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज जो फ्रंट ऑफिस जो है हैंडल करता है। देन एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट और लायबिलिटीज़ को मैनेज करता है, मैच्योरिटी मिसमैचेस को मॉनिटर करता है, ठीक है। तो जैसे हमने बकेट्स की बात की थी, तो उसमें मैच्योरिटी मिसमैचेस जैसे एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच में, तो उनको जो है मॉनिटरिंग करने का काम भी जो है फ्रंट ऑफिस करता है। सो देन डीलिंग इन द इंटर बैंक मार्केट, तो जो बैंक्स आपस में डील करते हैं, इंटर बैंक विद इन बैंक्स है ना, तो जैसे दो पीएसयू बैंक है ना, वो आपस में डील करते हैं, तो उसमें डील करता है ये, ठीक है, फ्रंट ऑफिस का काम है ये। देन ट्रेडिंग इन द इंटर बैंक मार्केट, तो इसमें इंटर बैंक अगर ट्रेडिंग हो रही है कोई, तो उसमें भी जो है फ्रंट ऑफिस इज़ द मेन, जो मेन इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है, दैट इज़ फ्रंट ऑफिस। देन लास्ट वन इज़ कंप्लायंस। तो कंप्लायंस जो है ये फ्रंट ऑफिस को देखना होता है। कंप्लायंस क्या है, इतने सारे जो जितने भी ये ऑपरेशन जो फॉलो कर रहा है, सो इट हैज़ टू बी, these functions should be within the limits as prescribed by the bank, RBI और FIDI. So front office is equal to market facing activity, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको फ्रिक्वेंटली इस पर टेस्ट भी किया जाता है एग्ज़ाम्स में। देन नेक्स्ट इज़ मिड ऑफिस। मिड ऑफिस इज इक्वल टू रिस्क कंट्रोल। तो मिड ऑफिस का पूरा काम ही रिस्क के आसपास घूमता है ना, कंप्लायंस, रिस्क टेकिंग, जितने वेरियस रिस्क हैं इनको ये हैंडल करता है, जैसे मार्केट रिस्क है ना, सो हमने पहले पढ़ा है मार्केट रिस्क के बारे में। देन लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है, कोई आपके पास फंड्स का क्रंच ना आ जाए, है ना, आपके पास पैसे रहने चाहिए सो दैट यू कैन सेफली वर्क इन द मार्केट, ठीक है। सो देन कंट्री रिस्क है, ये सब मॉनिटर करता है। देन एल्को कमेटी को रिपोर्ट करता है, एसेट लायबिलिटी कमेटी होती है, ठीक है। तो ये टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, इनकी मीटिंग होती है, इनकी जो कमेटी बनाई जाती है जो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करती है, ठीक है। तो देन रिपोर्टिंग टू द टॉप मैनेजमेंट, तो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं ये, ठीक है, जो भी मार्केट रिस्क और ये जितने भी जो भी इसके इन्होंने ऑल दैट फंक्शंस, उसका जो डेटा होता है वो इकट्ठा करके दैट इज़ प्रोवाइडेड टू द टॉप मैनेजमेंट, तो रिपोर्टिंग का काम करते हैं। देन दे आर ऑल्सो डूइंग द कंप्लायंस वर्क। तो कंप्लायंस वर्क तो मैंडेटरी है ना, सो कंट्रोल हैज़ टू बी मैंडेटरी, तो कंट्रोल का काम और मॉनिटरिंग का काम ये, प्लस फॉलोइंग द रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना, जो भी जो 3 रेगुलेटिंग बॉडीज़ जो हैं इनके जो हैं रूल्स वगैरह, उनको ये रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। आरबीआई, फिडाई एंड लास्ट वन कौन सा है,
RBI, FIDAI एंड इंटरनल गाइडलाइंस है ना, इंटरनल गाइडलाइंस। ठीक है, सो बेसिकली ये डिसाइड करता है कि हम जो है कितना रिस्क ले रहे हैं, हाउ मच रिस्क आर वी टेकिंग। सो नेक्स्ट इज़ बैक ऑफिस। सो बैक ऑफिस का काम क्या है, सेटलमेंट का काम है। सो ये कंफर्म करता है डील्स को, है ना, कंफर्मेशन ऑफ डील्स, सेटलमेंट ऑफ डील्स, ठीक है। देन अकाउंटिंग करता है उनकी, ठीक है, उनके रिकॉर्ड्स बनाता है। देन रिकन्सिलिएशन, रिकनसाइल करता है, जो अदर ट्रांजैक्टिंग बॉडीज़ होते हैं उनके साथ अपने अकाउंट्स को मैच करता है, ठीक है। देन ऑडिट एंड वेरिफिकेशन, ऑडिट वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। सो ये सारा काम जो है ये बैक ऑफिस का है। सो वाज द ट्रांजेक्शन प्रॉपरली कंप्लीटेड एंड रिकॉर्डेड, ये काम जो है इट इज़ डन बाय द बैक ऑफिस। नाउ एक साथ हम देखते हैं कि फ्रंट वर्सेस मिड वर्सेस बैक ऑफिस, तो इनके क्या क्या काम है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रंट ऑफिस जो है वो डीलिंग करता है मार्केट एक्टिविटी, फंड मैनेजमेंट, फॉरेक्स एडवाइजरी, इंटरबैंक ट्रेडिंग, एंड इन केस ऑफ मिड ऑफिस कंट्रोल्स रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कंट्री रिस्क, रिपोर्टिंग, ठीक है। ये सारे फंक्शन जो हैं ये मिड ऑफिस के हैं। बैक ऑफिस इट कन्फर्म्स, सेटल्स, अकाउंटिंग, रिकन्सिलेशन एंड ऑडिट, ठीक है। सो इसको हम याद रख सकते हैं कि डील, कंट्रोल एंड सेटल। नेक्स्ट इज फंक्शनल सेपरेशन। अब ये तीन तीन रूम क्यों बना रखे हैं, फ्रंट तीन तीन ऑफिस क्यों बना रखे हैं, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस। सो इसका रीज़न यही है कि वन पर्सन शुड नॉट बी डूइंग एवरीथिंग। एक ही डिपार्टमेंट सभी काम ना करे या एक ही बंदा सारे काम ना करे। सपोज जो डीलर है वो ही हिमसेल्फ इज़ एग्जीक्यूटिंग डील्स, ठीक है, ही इज़ कन्फर्मिंग इज ओन डील्स, देन ही इज़ सेटलिंग इज ओन डील्स एंड रिकॉर्डिंग इज ओन डील्स। तो उससे क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस, ट्रांजेक्शन्स, तो वो क्या होगा, वो एक ही बंदा इतनी चीज़ों पे ध्यान नहीं रख पाएगा। तो उससे क्या होगा, इट विल लीड टू कंट्रोल रिस्क, है ना। सो वो कंट्रोल लूज़ करेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई फंक्शन मस्ट बी सेपरेटेड। तो अलग अलग फंक्शंस, बाइफर्केशन किया डीलिंग रूम का, तीन उसमें से सब ऑफिस बनाए, फिर उसमें इंडिविजुअल डीलर हैं, डीलर का हर किसी का अपना अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये बेसिकली फंक्शनल सेपरेशन जो है ये कंट्रोल रिस्क को अवॉइड करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज RBI internal control guidelines. We have discussed that forex dealing room has to follow RBI guidelines, है ना। क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो, appropriate data processing system, जो भी आप डील्स कर रहे हो तो वो आजकल क्या है, इट इज़ ऑल कंप्यूटराइज। तो आपको जो है आपके पास अप्रोप्रिएट डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स होने चाहिए जिससे कि आपकी जो है डील्स वगैरह हैं वो एक्यूरेटली प्रोसेस हो सके, है ना। देन फंक्शनल सेपरेशन होना चाहिए, जो हमने अभी प्रीवियस पॉइंट में डिस्कशन किया कि अगर एक ही आदमी सारे काम करेगा तो जो है इट विल लीड टू कंट्रोल रिस्क। तो टू अवॉइड दिस वी हैव टू हैव फंक्शनल सेपरेशन। देन एक्सेस, डिफाइंड एक्सेस रूल्स, ठीक है। जिस आदमी को जो काम दिया गया है उसी से रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर या उसी से रिलेटेड पीसीज या जो हार्डवेयर सिस्टम्स हैं उनको वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो एवरीबडी शुड नॉट हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, ठीक है। तो इसको भी अलग अलग रखना है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, तो डाटा जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है इट हैज़ टू बी, उसको जो है हिडन रखना है, इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू ईच एंड एवरी वन। तो जब ये एक्सेस जो है रूल्स जो हैं ये बेसिकली डिफाइन इसलिए किए जाते हैं टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, ठीक है। देन ग्लोबल लिमिट्स फॉर इंटरबैंक डील्स, तो जो ग्लोबल लिमिट्स हैं, ओवरऑल लिमिट्स हैं जो इंटरबैंक डीलिंग में वो जो है सेट की जाती हैं, किसके द्वारा, RBI के द्वारा, है ना। देन एडिक्वेट कैपिटल फॉर डीलिंग एक्टिविटीज़, तो ये कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए सो दैट यू कैन डील विद द एक्टिविटीज़ इन द मार्केट। देन अप्रोप्रिएट वार मॉडल्स, वार इज़ वैल्यू एट रिस्क, ठीक है, वैल्यू एट रिस्क, तो ये भी एक मॉडल है, ठीक है।
जिससे कि हम जो है कोई भी डीलर जो है या कोई भी जो डीलिंग रूम है वो डिसाइड करता है कि हम कितनी जो है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कितना रिस्क है, ठीक है। सो दो इसके लिए क्या है, वार मॉडल्स बनाए जाते हैं ना, डिफरेंट वार मॉडल्स हैं। तो जो ये बताते हैं कि अगर मार्केट मॉडरेट है तो क्या है, अगर मार्केट जो है स्लो है तो कितना रिस्क है, और अगर मार्केट तेज है तो उसमें कितना रिस्क है, ठीक है। सो ऑल दिस अप्रोप्रिएट वार मॉडल शुड बी कंस्ट्रक्टेड, है ना। देन पीरियोडिकली मॉडल्स को टेस्ट भी करना है, वैलिडेशन भी करना है कि ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ सिंक चले गए हो, है ना, या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई हो आपके जो मॉडल्स आपने बनाए हैं जिसके बेस पे आप डिसीजन लोगे। देन डीलर अवेयरनेस ऑफ असाइंड लिमिट्स, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो डीलर्स जो है दे शुड बी अवेयर ऑफ द लिमिट्स दैट आर असाइंड फॉर डीलिंग ऑपरेशंस। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेक्स ही डील कर रही है ट्रेजरी तो ट्रेजरी में क्या है, नाउ इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। तो इसमें बहुत सारे और फंक्शन हैं, जैसे CRN, SLR मैनेजमेंट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब को मैनेज करती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो बैंक इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक के पास जो सरप्लस फंड्स हैं उनको वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसको मैनेज करती है। लिक्विडिटी एंड फंड्स मैनेजमेंट, ठीक है, आपके पास फंड्स इन हैंड कितने हैं उसको मैनेज करती है, सो दैट यू आर नॉट इन अ फाइनेंशियल क्रंच। आप ऐसा नहीं है कि जब आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो देयर इज़ नॉट इनफ फंड्स इन योर हैंड, है ना। तो ये सब काम करती है ये। देन एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट, तो आपके एसेट्स जो हैं, बैंक के एसेट्स जो हैं, एसेट्स क्या होते हैं, जो मनी प्रोड्यूस करते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, जो हमारे खर्चे हैं, तो इसको मैनेज करती है वो, ठीक है, सो दैट वी हैव प्रॉपर लिक्विडिटी। देन रिस्क को मैनेज करना, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस, तो इस टाइप के रिस्क को मैनेज करती है। देन ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ठीक है, जब हम बाहर डील करते हैं तो वी पे द प्राइस फॉर ए ट्रांजेक्शन, है ना। तो ये इंटरनल प्राइसिंग होती है विद इन द बैंक और विद इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक। अगर आप जो है ट्रांजैक्ट करते हो तो उसकी कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट क्या पड़ती है एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की, है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ये कौन कहाँ पे ये वो होती है, डिसाइड होती है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, है ना। देन वी हैव डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इनको भी जो है मैनेज करती है आपका इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। देन आर्बिट्राज, आर्बिट्राज क्या होता है, आप बेनिफिट लेते हो कहीं, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस लो है और दूसरी जगह हाई है, तो जो डिफरेंस है उसको एज ए मतलब एज ए आर्बिट्राज, आर्बिट्राज क्या है, टाइप ऑफ इनकम ओनली। तो हाई एंड लो मार्केट में सेम चीज़ का अगर प्राइस अलग अलग है तो डिफरेंस जो है अलग अलग मार्केट में उसका एडवांटेज लेते हैं आर्बिट्राज में, ठीक है। सो ये भी इंटीग्रेटेड ट्रेजरी करती है ऐसा काम। तो देन कैपिटल एडिक्वेसी, एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करके रखना, ठीक है, तो सो दैट बैंक के जो ऑपरेशंस हैं और जो डीलिंग रूम के ऑपरेशंस हैं ये सब जो है स्मूथली चलें, तो उसके लिए एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करना। देन मिनिमाइजिंग प्रोविजंस अराइजिंग फ्रॉम एनपीए, अब एनपीए के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजनिंग करते हैं, जितना हमारे पास बैड डेप्ट है जो कलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम प्रोविजनिंग करते हैं। तो जितने प्रोविजनिंग ज़्यादा होती है तो हमारे पास फंड उतने कम हो जाते हैं, तो इसलिए इनको प्रोविजनिंग को मिनिमाइज़ करना जो है ये भी एक काम है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का, ठीक है। देन नेक्स्ट इज थिंक ऑफ ट्रेजरी एज द बैंक्स फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर। तो एक तरह से ये फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर है। अगर हम इसको समझना चाहेंगे तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स व्हाट, तो क्वेश्चन ये पूछते हैं हम कि डू वी हैव इनफ फंड्स, ठीक है। तो ट्रेजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम मतलब जान रहे हैं कि ये 4-5 फंक्शन है ये। तो एएलएम मीन्स व्हाट, डू एसेट एंड लाइबिलिटीज़ मैच, कि जितने हमारे पास एसेट हैं उसको जो है लाइबिलिटीज़ को कवर कर रहे हैं वो, तो ये मैच कर रहे हैं। देन रिस्क, हाउ मच कैन वी लूज़, तो ये भी एक ट्रेजरी का काम है कि वो डिसाइड करते हैं कि हम कितना लूज़ कर सकते हैं। देन इन्वेस्टमेंट्स, तो अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं तो वेयर शुड फंड्स बी डिप्लॉयड, तो फंड्स को कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। देन डेरिवेटिव्स, अब डेरिवेटिव्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इनका मेन काम क्या है, ये हेजिंग का काम करते हैं।
प्रोटेक्शन का काम करते हैं ना, वो कैसे करते हैं दैट विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस. सो हाउ कैन एक्सपोजर बी हेज्ड, तो ये किसका है, ये डेरिवेटिव से हेजिंग करते हैं ना. सो ऑल दिस 5 फंक्शंस आर देयर जो है दैट जो है ट्रेजरी मेनली इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इनको आंसर करती है. नाउ डेली मॉनिटरिंग क्या क्या होते हैं उसमें, जो ट्रेजरी मॉनिटर करते हैं मैच्योरिटी मिसमैचेस, इसको डेली मॉनिटर करती है. ठीक है, मैच्योरिटी मिसमैचेस, देन पोजीशंस. ठीक है, मार्केट पोजीशंस, कि हम जो है प्रॉफिट ले रहे हैं या लॉस ले रहे हैं या किस पोजीशन में हम बैठे हैं. सो दिस जो भी प्रोप्राइटरी पोजीशंस मार्केट में लेता है बैंक, तो उसको मॉनिटर करना. फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग जो कर रहे हैं हम, उसमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस को जो है मॉनिटर करते हैं. ठीक है, देन वी हैव आरबीआई अकाउंट बैलेंसेस, आरबीआई के साथ हमारे कुछ फंड्स हैं जो है ना, तो उसके जो हमारे बैलेंसेस हैं उनको मॉनिटर करना. देन नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो हमने देखा कि फॉरेन कंट्री में जो हमारे जहाँ हमारा बैंक नहीं है, तो हम वहाँ की जो है वहाँ की जो लोकल बैंक है उसके साथ अपना अकाउंट खोलते हैं इन देयर करेंसी, दैट इज़ नोस्ट्रो. एंड वोस्ट्रो होता है इसका जस्ट ऑपोजिट, कि बाहर फॉरेन कंट्री का जो अगर इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है तो वो इंडियन बैंक के साथ अपना अकाउंट रखता है, दैट इज़ कॉल्ड वोस्ट्रो अकाउंट. या किसी भी लोकल कंट्री के अंदर है ना, तो उसको हम वोस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे. ठीक है, सो इसको भी मॉनिटर किया जाता है. और क्या मॉनिटर करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट्स इन द नॉस्ट्रो अकाउंट्स. तो डेबिट एंड क्रेडिट्स क्या क्या आ रहे हैं, कितना जो है जमा हो रहा है, कितना उसमें से निकल रहा है नॉस्ट्रो अकाउंट्स में से, उसको भी मॉनिटर किया जाता है. देन कन्फर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट्स. ठीक है, तो करस्पॉन्डेंट जो हमारे जैसे नॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं, तो उनके जो डील वगैरह हैं उनकी कन्फर्मेशन वगैरह है. ठीक है, या उसके अकाउंट्स जो हैं उनको जो कन्फर्मेशन रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ये सारी मॉनिटर कौन करता है, डेली मॉनिटरिंग जो है हमारी ट्रेजरी करती है. सो इवन स्मॉल मिसमैचेस कैन बिग प्रॉब्लम, तो ये सारा कुछ क्यों किया जाता है, मॉनिटरिंग क्यों किया जाता है, टू अवॉइड दिस थिंग, कि ये जो छोटे छोटे मिसमैच हैं किस दिन ये बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए. सो कमिंग टू द समरी, तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है कि डीलिंग रूम, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस. ठीक है, देन बैक ऑफिस है ना. डीलिंग रूम का मेनली काम क्या है, बाई सेल एंड मैनेज फॉरेक्स. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को जो है बाई करता है, सेल करता है और मैनेज करता है. तो उसमें आगे हमारे पास जो है डीलिंग रूम में आगे क्या है, 3 ऑफिस, दैट इज़ फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस. तो फ्रंट ऑफिस डीलिंग करता है, मिड ऑफिस जो है रिस्क मैनेजमेंट करता है, एंड जो आपका बैक ऑफिस जो है इट इज़ हेल्पफुल इन सेटलमेंट एंड अकाउंटिंग. तो देन वी हैव लिमिट्स फॉर द डीलिंग रूम ऑपरेशंस. ठीक है, तो इनका लिमिट्स का काम क्या है, टू कंट्रोल द एक्सपोजर. ठीक है, बेसिकली कंट्रोल रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वी हैव पुट आउट द लिमिट्स अपॉन द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस. देन वी हैव आरबीआई, फिडाई एंड बैंक गाइडलाइंस फॉर कंप्लायंस, है ना, फॉर रेगुलेशन. तो इनको कंप्लायंट करेंगे हम, इनकी गाइडलाइंस को, तो वी आर ऑलवेज इन कंट्रोल. ठीक है, तो हम जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कंट्रोल में रख सकते हैं. देन फर्दर व्हाट वी डू इज़ वी डू मॉनिटरिंग. तो मॉनिटरिंग भी करते हैं. मॉनिटरिंग करने से क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या है, वी आर एबल टू प्रिवेंट लॉसेज एंड एरर्स इन आवर डे टू डे ऑपरेशंस. So with this we come to the end of this lecture. Upcoming class we will be discussing about RBI and FIDAI guidelines for the authorized dealers.